प्यारे बच्चों, हमने अपना 7वां पाठ का पठन किया और व्याख्या की। अब आप लगभग इसके सभी नए शब्दों को जान गए। अब हम इस पाठ का पठन अभ्यास करेंगे। किस लिए पठन अभ्यास किया जाता है? ताकि हम किसी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ सकें। अगर व्यक्ति पढ़ना सीख जाता है तो वह इसे दूसरे तक को अच्छी तरह से समझा भी सकता है। दूसरा भी व्यक्ति उसे सुनकर आसानी से समझ सकता है। तो पठन अभ्यास तो हम पहले कक्षा में करते थे। अब मैं इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करूँगा और आप उसे सुनेंगे। उसके बाद आज का गृह कार्य है, आपको भी इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना। तो पाठ पठन अभ्यास में हम विराम चिन्हों का ध्यान रखते हैं। कहाँ अल्प विराम है, कहाँ कम देर रुकना है, कहाँ पे अधिक देर रुकना है। जैसे पूर्ण विराम में हम संवाद को कैसे पढ़ा जाता है। संवाद होता है जो कोई पात्र बोलता है तो उसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है और फिर आपको इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास भी करना है। तो शुरू करते हैं हम अपने पाठ का। व्याख्या हमने कर ली है। तो बच्चों, ये व्याख्या से अलग है। व्याख्या में हम एक एक वाक्य को पढ़ करके नए शब्दों को बताते थे तथा उसको उसका अर्थ बताते थे ताकि आप पाठ को समझ जाएं। अब तो आप समझ चुके हैं। अब हम कैसे सही उच्चारण करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। तो हमारा 7वां पाठ है भूरा पत्थर। भूरा पत्थर। तो मैं शुरू करता हूं इसका पठन अभ्यास। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसते खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थीं। सुनंदा उनसे काफी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से धकेलती आ रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतने समीप से देखने का अवसर मिला था। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई। दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिसके स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भागदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने
पत्थर को ढक लिया। सुबह हुई, घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिराकर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ न पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा, देखो, यह तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधों और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित थे। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की विज्ञान की अलमारी में रखी अन्य चीजों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। तो बच्चों, ये था हमारा 7वां पाठ। एक बार फिर से मैं इस पाठ का पठन कर रहा हूँ ताकि आप इसे फिर से ध्यान से सुने। इस समय आपके हाथ में पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए और जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप अपनी उंगली रखकर उसका अनुसरण करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक आपके पास होनी चाहिए और जहाँ जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आप उंगली रखकर उसका अनुसरण करेंगे। उसके बाद आपको भी यह पाठ 2 बार पठन अभ्यास करना है, कम से कम 2 बार। मैं भी आपके लिए ही 2 बार पढ़ रहा हूँ और इसके बाद आपकी बारी आएगी, आप भी इसे 2 बार पढ़ें। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ अपना 7वां पाठ, भूरा पत्थर। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से घर लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती, हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफ़ी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से धकेलती आ रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाज़ा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, तब से सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतनी समीप से देखने का अवसर मिला था। हवा के झोंके से दरवाज़ा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई।
दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। कितने ही लोग दरवाजे से अंदर बाहर गए, पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतः सुरक्षित। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। दीवार पर लगी घड़ी, सामने रखा सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में घूमता कुत्ता और सुनंदा के जूते, जिनके स्पर्श का आनंद वह थोड़ी देर पहले ले चुका था। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक लिया। सुबह हुई, घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। सुनंदा के पिता वहीं खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिराकर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ न पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। पत्थर दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा, देखो, यह तो फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल? यह फॉसिल क्या होता है पिताजी? सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा। चट्टानों में सूखकर कठोर हो गए पौधे और जीवों के अवशेष या छाप को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है। सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने समझाया। सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो, पिताजी ने कहा। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की विज्ञान की अलमारी में रखी अन्य चीजों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला ना समा था। तो बच्चों, ये था हमारा 7वें पाठ भूरा पत्थर का पठन। अब हम इसके आपको 2 बार पठन अभ्यास करना है और उसके बाद हम शब्दार्थ और मुहावरे को लिखेंगे। आज हमारा दूसरा गृह कार्य है शब्दार्थ और मुहावरे को नोटबुक में लिखना और याद करना। तो शुरू करते हैं हम अपना शब्दार्थ पठन अभ्यास। तो कर लिया आपने। शब्दार्थ।
भाग्य का अर्थ है किस्मत। पहला शब्द है भाग्य, अर्थ है किस्मत। तो वह हम कह सकते हैं उस जीवाश्म का किस्मत था, उस पत्थर जो बुरा पत्थर जो फॉसिल था उसका किस्मत था या उसका भाग्य था कि वह एक वैज्ञानिक के घर आ गया, नहीं तो वह कहीं ऐसे ही सड़कों पर मारा मारा फिरता या नष्ट हो जाता। तो इसे भाग्य की बात थी। या फिर हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि वह सुनंदा तथा सुनंदा के पिता का भाग्य था कि एक फॉसिल उनके घर में आ गया। तो दोनों तरह से ये कहा जा सकता है कि बुरा पत्थर उस फॉसिल का भाग्य था जो कि एक वैज्ञानिक के घर आया और पहचाना गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सुनंदा के पिता जो वैज्ञानिक थे, सुनंदा और सुनंदा के पिता का भाग्य था कि उनके हाथ में एक फॉसिल लगा। तो भाग्य है, पहला है हमारा भाग्य। भाग्य का अर्थ है किस्मत। दूसरा शब्द है लक्ष्यहीन। इसका लक्ष्यहीन नाम, जैसे वो पत्थर लक्ष्यहीन था, वह जो बुरा पत्थर फॉसिल था वो लक्ष्यहीन था क्योंकि उसको कोई नहीं पहचान पाया। सबने सोचा कि वह तो एक साधारण सा पत्थर है और वह सड़कों पर ही लक्ष्यहीन बन के इधर उधर टकराता, ठोकरें खाता या घूमता रहा। तो लक्ष्यहीन का अर्थ होता है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। लक्ष्यहीन ये दो शब्दों से बना है, लक्ष्य और हीन। हीन लक्ष्य से हीन या लक्ष्य के बिना, बिना किसी उद्देश्य के। हम अपने पुस्तक का ही अर्थ लिखेंगे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के। तीसरा है हमारा पूर्णतः, पूरी तरह। जैसे कि लिखा है कि पूर्णतः, पूर्णतया। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, पूर्ण का क्या अर्थ होता है? पूरा। तो ये पूर्णतया का अर्थ है पूरी तरह से, पूरी तरह। स्पर्श, छुअन, छूना। स्पर्श का होता है छूना, छुअन। ये चौथा शब्द है। जैसे आपने देखा है कि छूना, हम लोग या दृष्टिहीन स्पर्श का सहारा लेते हैं। वे स्पर्श से चीजों का अनुभव करते हैं। स्पर्श मतलब छूना, छुअन। हिंदी में छूने को छुअन भी कहा जाता है, छू के पता करना। अर्थ है छुअन। पांचवा शब्द है व्यस्त, बिजी। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बिजी, व्यस्त। किसी काम में पूरी तरह डूब जाना या काम में लगना। व्यस्त का अर्थ होता है किसी काम में लगना, व्यस्त।
काम में लगना। छठा है हमारा वार। यहाँ पे चोट, जैसे पिता ने उसका मुआयना किया, पत्थर को घुमा फिरा के देखा तो उन्हें पता चला कि अरे वह तो एक फॉसिल है, साधारण पत्थर नहीं। तो उन्होंने उस पर चोट की ताकि वह पत्थर बीच से कट जाए, चिर जाए तथा उसके अंदर जो चीज़ें दबी हुई हैं जैसे फॉसिल फर्न का जो छाप था वह उभर के आ जाए। तो इसमें वार, वार का अर्थ है चोट करना। हथौड़े से वार किया, चोट किया। दरकना, उसके बाद में है सातवां है दरकना। चिर कर टूटना, चिर कर टूटना। तो बच्चों खासकर जो ठोस चीजें होती हैं, पत्थर जैसी, चट्टान जैसी चीजें होती हैं, अगर हम उस पर चोट करते हैं, वार करते हैं तो दरक जाती है, उसमें पहले एक दरार पड़ती है। हम लोग क्रैक भी बोलते हैं, जैसे कांच में पड़ता है वैसे ही एक दरार पड़ती है, फिर उसी दरार से पत्थर टूटता है। तो दरकना का अर्थ है चिरकर टूटना। दरकना का अर्थ है चिरकर टूटना। यह चट्टानों या पत्थरों के लिए अधिक कहा जाता है। अब आ जाते हैं फॉसिल या जीवाश्म। अंग्रेजी में इसे फॉसिल कहा जाता है और जीवाश्म हिंदी में कहा जाता है। तो हम इसको लिखते हैं फॉसिल। फॉसिल ऐसे पढ़ा जाता है, फॉसिल। फ नहीं है, फ के नीचे नुक्ता है तो इसीलिए फ बन गया। फिर से ध्यान से देखो बच्चों, फ के नीचे नुक्ता है और ये चंद्र बिंदु नहीं, जैसे डॉक्टर होता है इसी तरह है फॉसिल, फॉसिल, फॉसिल। और इसे हिंदी में जीवाश्म भी कहते हैं। जीवा आधा श और जीवाश्म। इसका अर्थ लिखना है किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने पर बनने वाला हजारों वर्ष के बाद का रूप। इसका अर्थ है किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने पर बनने वाला हजारों वर्ष बाद का रूप। किसी जीव या पेड़ पौधे, इसमें जीव भी हो सकता है या फिर पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने पर, के दब जाने पर बनने वाला हजारों वर्ष बाद का रूप, बाद का
रूप। तो ये हजारों वर्ष के बाद बनता है, यानी कि अभी दब गया और कुछ दिन में बन जाएगा। इसको हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष तक लग जाते हैं बनने। हमें तो कुछ ऐसे जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष भी पहले के जीव तथा पौधे दबे हुए। उसके बाद हम चलते हैं फर्न। मैंने आपको बताया था फर्न एक पौधा होता है, ये नवा है हमारा। फर्न एक पौधा होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में अपने आप स्वयं उगता है, या फिर आपने बुके में देखा हो। फर्न की जो पत्तियां होती हैं काफ़ी सुंदर होती हैं, तो बुके में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का पौधा, एक प्रकार का पौधा। तो फर्न एक प्रकार का पौधा होता है। पाठ में एक मुहावरा दिया है, फूला ना समाना, तो इसको हम मुहावरे के अंतर्गत लिखेंगे। ये तो हमारा शब्दार्थ हो गया, हमारे शब्दार्थ हो गए 9। एक मुहावरा हो गया, तो इसको मुहावरा लिखते हैं, मुहावरा। मुहावरा एक ही है, फूला ना समाना, फूला ना समाना। हमने पाठ में देखा बच्चों कि पाठ के अंतिम जो पंक्ति थी, अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला न समाता। ये पत्थर उसी फॉसिल की बात की गई है। मेरे ख्याल से जब सुनंदा के घर में मेहमान आते थे तो उनके पिता उस फॉसिल को जरूर दिखाते थे, और फॉसिल भी मेहमानों के सामने अपनी पढ़ाई सुनकर बड़ा खुश होता होगा। तो फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। फूला ना समाना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना। तो बच्चों, हमने अपना इस पाठ के शब्दार्थ और एक मुहावरा था, उसको लिखना है और याद करना है। तो आज हमने कौन कौन सा गृह कार्य किया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने आज इस पाठ का सबसे पहले 2 बार पठन अभ्यास किया, तो आपको भी गृह कार्य में एक बार इसका पठन अभ्यास करना है, और आपको एक फॉसिल का चित्र भी बनाना है। अब ये फॉसिल जो हमारा भूरा पत्थर है, मैं इसको बना देता हूँ। जैसे कि आप जो चित्र बनाएंगे उसमें यह वही भूरा पत्थर था जो सुनंदा को मिला था, तो हम इसमें फॉसिल का जो छाप है वही बना लेते हैं। और इसको लिखेंगे, फॉसिल लिखो या जीवाश्म। तो हम फॉसिल लिखते हैं बच्चों। फॉसिल। तो आपको एक फॉसिल बनाना है, एक जो भूरा पत्थर है उसके ऊपर फर्न का जो एक पत्तियों का जो छाप है एक वो करना है। तो आज आपका फिर से एक बार गृह कार्य में बता देता हूँ। 2 बार पाठ का पठन अभ्यास, शब्दार्थ और मुहावरों को लिख करके याद करना है। शब्दार्थ और मुहावरों को लिख के याद करना है, और अंत में जो चित्र बनेगा वो फॉसिल का बनेगा। आपको चित्र बनाना है और उसके नीचे लिखना है फॉसिल। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अपने मौखिक प्रश्नों से
फिर शुरुआत करेंगे इस पाठ की। तो आप अपने गृह कार्य को कर लेना। आज के लिए इतना ही।